हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था वो हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक आप लोगों को इतना आइडिया तो लग गया होगा कि जो हमारा इंडिया था वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था किसे? ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से आते थे फिनिश गुड्स। और यह आइडिया तभी लगा होगा जब आपने प्रीवियस वाले जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो पढ़ो, फिर आकर इस वाले टॉपिक को पढ़ना। ओके, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप एक सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट करो। जो टॉपिक पहले आता है पहले उसे कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज हर एक चीज़ एक दूसरे से होती है कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, मतलब कि अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और ब्रिटेन से आते थे फिनिश गुड्स, अगर ये नहीं पता है तो इसके पहले क्या करना है आपको? प्रीवियस वाले वीडियोस देख के आना है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉरेन के साथ में ट्रेड करना। ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया? गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना, कंज्यूम करना, ओके, सेल करना, ये जो सारी चीजें आ गई हमारे ट्रेड में। सो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन के साथ में ट्रेड करना। ठीक है, कंट्री के अंदर ही अंदर नहीं, अब हम जो हैं अगर बाहर भी किसी के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई सी कंट्री के साथ में, तो वो होता है फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, वो समझते हैं हम। ओके, so India has been important trading nation since ancient times. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Students, हमें पता है कि जो इंडिया था बिफोर इंडिपेंडेंस किस चीज में रिच था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, राइट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो मतलब कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड नोन थे। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर था, राइट, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस। सो एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन था, बिल्कुल हम मान रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन ग्रोथ तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। पर देखो, जब थोड़ा बहुत भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है जो कि सेल किया जा सकता है, तो क्या होता था कि ठीक है, अगर कंट्री के हर एक पर्सन को जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल चुके हैं, तो अगर उसके बाद में कुछ भी एक्सेस मिला तो उससे हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे हमारी जो कंट्री की वेल्थ है वही इंक्रीज होगी, राइट। अगर आज मैं मतलब कि इंडिया का कोई भी पर्सन या जो हमारी इंडिया है वो अगर कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली अमाउंट जो वेल्थ है, जो मनी है, वो कहाँ आ रहा है? वापस इंडिया के पास ही आ रहा है, राइट। अगर इंडिया कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रही है, तो सेल कर रही है, इट मीन्स व्हाट? वो उसके लिए चार्ज करेगी अमाउंट, या फिर मैं बोलूँ उसके लिए चार्ज करेगी मनी। तो वो जो मनी है वो अल्टीमेटली वापस आना कहाँ है? आपकी कंट्री में ही आना है। तो इससे क्या होता है? कंट्री की वेल्थ इंक्रीज होती है। तो जो हमारी इंडिया थी स्टूडेंट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। कब? एशियन टाइम से ही जो है इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हुआ करता था। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के बाद में, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये जो है उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज थी, जो डिफरेंट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, उनको अप्लाई कर उनको इम्प्लाई कर इंडिया पर क्या किया? इस फॉरेन ट्रेड पर रोक लगाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उन्होंने रोक लगाई भी। वो ब्रिटेन क्या सोचते थे या ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि इंडिया जो है वो सोलली ब्रिटेन पर ही डिपेंडेंट हो, और जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रिटेन में ही जाने चाहिए, मतलब कि इंडिया को कहीं से भी डेवलप नहीं करना है। ओके, बिकॉज अगर हमारा नेशन डेवलप होने लग जाता तो हम कहीं ना कहीं क्या करते? ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुनते, ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश करते, जो कि अल्टीमेटली वैसे भी हमने किया ही, लेकिन तब चांसेस और ज़्यादा होते, राइट। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे, या हम बोले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज यूज़ की ताकि ये जो ट्रेडिंग है
वो अंडर कंट्रोल रहे। ओके, तो इसकी वजह से जो उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज थी, उनकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर था फॉरेन ट्रेड का, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम इन दी सेंस जितने गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते थे, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब सिर्फ क्या हो रहा था आफ्टर ब्रिटिश रूल, क्या हो रहा था, मतलब कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सॉरी, क्या चल रहा था कि ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहो, आपके प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में सेल करो और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो आप ब्रिटेन से लो, दूसरे किसी नेशन के साथ में आपको कनेक्टेड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो था। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि जो हमारा अंडर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो फॉरेन ट्रेड था वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सका, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, वैसे ही फॉरेन ट्रेड भी क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाया जब ब्रिटिश रूल था। ओके, उसके भी रीजन समझते हैं कि क्या हुआ होगा। या फिर ये देखते हैं कि उस टाइम पर जो स्टेट था हमारे फॉरेन ट्रेड का, वो क्या था। ओके, सो इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फर्स्ट वाला पॉइंट आता है वो क्या आ रहा है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये चीज तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जब टॉपिक पढ़ा था इसके प्रीवियस वाला, उसमें ही समझा था कि जो इंडिया है, उस इंडिया क्या एक पर्टिकुलर जो नेशन है वो कैसे हो गया था कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किए जाते थे, राइट। इंडिया में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किए जाते थे और जो रॉ मटेरियल्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। हमारे इंडिया में जो है रॉ मटेरियल्स बहुत कम परसेंटेजेस में कन्वर्ट होते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ओके, मतलब कि आप यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बनाओ, रॉ मटेरियल्स को सेल कर दो ब्रिटेन में और ब्रिटेन से जो गुड्स है वो ले लो, तो वही चीज हो रही है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या, वो प्रोडक्ट्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज आएंगे और वो प्रोडक्ट्स जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। ओके, जो इंडिया था वो क्या बना, वो बना एक्सपोर्टर किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। कैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, कॉटन, रॉ। देखो इसके सामने ये जो वर्ड आया, प्रीफिक्स आया है रॉ, ये क्या बता रहा है कि अभी जिस फॉर्म में हम सेंड कर रहे हैं वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसमें कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता, उसमें और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तभी आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स ये है, ये जो जूट है, ओके, ये जूट का प्लांट है। ओके, इफ आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, इफ नहीं पता है तो जो जूट का प्लांट होता है वो ऐसा है। तो ये जो जूट का प्लांट है स्टूडेंट्स, क्या इसे हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है, बस यहाँ से हमने उसे हार्वेस्ट किया या मैं बोलूँ उसे हमने लिया और उसे हम यूज कर लें, क्या ऐसा कभी हम करते हैं, नहीं। अगर जूट के प्लांट से यही एक हमारे जो जूट बैग्स हैं ये बन के आ जाएं तो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो वही हो रहा था कि ये जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, जो रॉ मटेरियल्स थे, वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ये क्या है, एक्सपोर्टेड गुड्स हैं। और इन रॉ मटेरियल्स का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था, इनको प्रोसेस कर कर इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता था वो इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। मतलब कि जो हमारा नेशन था, जो हमारी कंट्री थी, वो क्या बन गई थी, वो बन गई थी एक एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन चुकी थी। ओके, an importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the British industries, ठीक है। मतलब कि इंडिया बेसिकली किस चीज पर डिपेंडेंट हो गई, ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गई। अगर ब्रिटेन ने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो हम उसे कंज्यूम करेंगे कैसे, हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं और ये जो कन्वर्जन है वो हमारी कंट्री में होता ही नहीं है। इस कन्वर्जन के लिए हम किस पर डिपेंडेंट थे, ब्रिटेन पर डिपेंडेंट थे। ओके, सो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया था वो एक डिपेंडेंट नेशन था कि अगर उन्हें फिनिश गुड्स मिलेंगे तो वो कंज्यूम कर लेंगे, अदरवाइज वो कैसे कंज्यूम करें। और ये डिपेंडेंसी जो थी
वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी कि इंडिया जो है वो डिपेंडेंट रहे। ओके, सो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से कि इंडिया कैसे एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का। और ये जो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, ये सोलली किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। कैसे बनाया? तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो पढ़ा होगा तो पता होगा। एक रिकैप दे देती हूँ जल्दी से कि कैसे बनाया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि फ्री एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल्स का, ओके, और फ्री इंपोर्ट होगा फिनिश्ड गुड्स का। ये इंडिया में हो सकता है, ठीक है, कि जो अगर आप रॉ मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स का तो भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है फिनिश्ड गुड्स का तो हेवी ड्यूटी चार्ज की जाएगी, ठीक है। अब इस हेवी ड्यूटी मतलब कि हेवी टैक्सेस जो चार्ज किए जाते थे, तो इसकी वजह से ये जो हेवी टैक्सेस है इसने डिस्करेज किया जो जनरल पब्लिक थी उसे कि वो फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करे। इसलिए क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल्स थे वो एक्सपोर्ट होते जाते थे, और जब रॉ मटेरियल्स बाहर जाते जा रहे हैं तो जो हमारी कंट्री है वो खुद डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन कम करती थी और वो इंपोर्टेड गुड्स को ज्यादा यूज करती थी, बिकॉज ये थोड़े चीप रेट में भी मिल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो नेशन था वो ऐसा बन गया था। ओके, इस पर्टिकुलर ये जो पॉलिसी थी इसे हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी कहते हैं। इफ आप लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये जो भी मैं बोल रही हूँ कुछ भी न्यू नहीं लग रहा होगा, ये सारे टर्म्स से आप बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड होगे। ओके, सो आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल क्या हो गया? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो है, ओके, सिर्फ एक पर्सन। तो यहाँ पर मोनोपोली कंट्रोल है, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन का कंट्रोल हो रहा है। अब एक पर्सन तो कंट्रोल कैसे कर रहा है? यहाँ पे ब्रिटिश रूल बोल रहे हैं, तो हम जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंडिया है वो पूरा एक नेशन है, तो हर एक पर्सन एक है, ठीक है। मतलब कि पूरा इंडिया जो है, अगर उसके लिए हम बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर होल नेशन। वैसे ही जो ब्रिटिश रूल है वो पूरा क्या हो गया, मतलब जो ब्रिटिशर के जो लीडर्स होंगे वो क्या हो गए? पूरे ब्रिटिश के लीडर हो गए, या हम बोल दें कि एक पर्सन हो गया जो कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव है। सो सिर्फ उनका रूल चल रहा है, ठीक है। ब्रिटिश रूल का मोनोपोली कंट्रोल, सिर्फ ब्रिटिश रूल चल रहा है, बाकी के जितने भी हमारे डिफरेंट लीडर्स थे उनका कोई रोल नहीं चल रहा है। तो अब इसके कारण जो है फॉरेन ट्रेड पर क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है और जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उन गुड्स पर किसने कंट्रोल करके रखा है? ब्रिटिश ने एंड ब्रिटिशर्स ने। एंड ये मोनोपोली कंट्रोल है, उन्होंने जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, उनका अकेले का कंट्रोल चल रहा है। वो किसी से ये नहीं कर रहे हैं कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, बिल्कुल नहीं। इंडिया पर सिर्फ उनका रूल चल रहा था, तो उनके अंडर था जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होने थे वो। ओके, अब उसकी वजह से क्या हो रहा था? More than 0.5% of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Sri Lanka, Persia, that is Iran, ठीक है। अब देखो, मान लो कि 100% जो हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड चल रहा था उसमें से 50% तो सोलली किसके साथ में हो रहा था? 50% सोलली ब्रिटेन के साथ में हो रहा था, और बाकी का जो 50% था स्टूडेंट्स वो भी रिस्ट्रिक्टिव या फिर हम बोले कुछ सिलेक्टेड नेशंस के साथ में ही कर सकते थे। कौन सी कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, ईरान, ऐसी कंट्रीज के साथ में ही जो हमारा ट्रेड है वो हो सकता था। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का मन हुआ कि वो यूएस के साथ में ट्रेड करे तो वो कर सकती है, वो चीज अलाउड नहीं थी।
50% तो उन्होंने बोल दिया, मतलब कि 1 शेयर तो उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ में होगा ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है वो, और जो बाकी का बचा हुआ आधा है उसमें 3-4 जो डिफरेंट नेशंस हैं वो उनके साथ में आप कर लीजिए, ठीक है। The opening of the Suez Canal in 1869 served as the direct route for ships operating between India and Britain. Now students, एक कनाल बनाया गया, that is Suez Canal. Okay. कनाल का मतलब क्या होता है, ये एक मतलब कि आपके कुछ रॉक्स को, माउंटेन्स को कट कर कर एक पाथ बनाया जाता है, ठीक है। किस चीज का पाथ? वाटर का पाथ, उसे हम कनाल बोलते हैं। सो एक सुएज कनाल बनाया गया। अब देखो, कनाल से हम ये चीज समझ गए कि वो एक आर्टिफिशियल, या हम बोलते हैं कि एक मैन मेड थिंग है, वो ऑलरेडी जो है बना हुआ नहीं आया, वो बनाया गया। जैसे कि अगर इसमें देखें तो ये जो पर्टिकुलर आपको वाटरवेज दिख रहा है ये ऑलरेडी गॉड मेड नहीं है, ये नेचर ने नहीं दिया, इसे बनाया गया है। यहाँ पर जो भी चीजें थी उसे कट करके और जो पूरा एक सी से या किसी भी चीज से उसे लिंक किया गया ताकि इसमें वाटर फ्लो हो सके, ठीक है। तो एक सुएज कनाल बनाया गया, ये एक क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल वाटरवे हो गया, जो कि किस में बनाया गया था, कौन से ईयर में? 1869 में, जिसने कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक डायरेक्ट रूट जो है वो बना दी, ठीक है। मतलब कि इससे क्या हो गया कि जो ट्रेडिंग है या जो शिपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। एक प्रोडक्ट को या एक किसी भी आइटम को एक प्लेस से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेंड करना बहुत ही इजी टास्क हो चुका था। ओके, सो अब जो हम सुएज कनाल के बारे में थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लेते हैं, ठीक है। So Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. ठीक है, कहाँ से आया भाई? नॉर्थ से साउथ जा रहा है, Isthmus of Suez in नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो है नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में पूरा मूव कर रहा है, क्या? ये जो हमारा सुएज कैनाल है वो, ओके। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, ओके। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market earlier. इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो गया, बिकॉज अब एक डायरेक्ट रूट मिल गया था पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो करने के लिए, ठीक है। तो जो उसका कॉस्ट था वो काफी हद तक कम हो चुका था। द कनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब देखो क्या हुआ, इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये जो सुएज कनाल बना स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ, ये हमारा इंडिया है, राइट, ये मुंबई आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? लंदन दिख रहा है। अब ये जो सुएज कनाल है ये आपको यहाँ से उसने डायरेक्टली इधर पहुंचा दिया। अगर ये नहीं था तो क्या हो रहा था? ये पूरे अफ्रीका के बाद में पूरा यहाँ से घूम कर जाना पड़ता था, तब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पर्सन जो है वो लंदन जा सकता था इंडिया से, ठीक है। मतलब कि देखो, पहले आपको इतना बड़ा सर्कल लेना पड़ता था, लेकिन अब आप एक छोटे से या एक छोटे से पाथ से निकल सकते हो इजीली, राइट। ये वाला जो पाथ है इससे हम इजीली जो है पूरा शिपमेंट कर सकते हैं। इसके अगर आप हम बोले तो इसकी अगर पूरी हम देखें डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये जो पर्टिकुलर जो सुएज कनाल है इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट? 7200 माइल्स, या फिर उसे किलोमीटर्स में बोला जाए तो 11,600 किलोमीटर्स। जब ये नहीं था, जब पूरा अफ्रीका को क्रॉस कर कर जाना पड़ता था, तो कितना था? ये था 19,800 किलोमीटर्स या फिर 12,300 माइल्स, ठीक है। तो देखो
11,600 और 19,800 काफी डिफरेंस है इनके किलोमीटर्स में। तो ये जो स्वीज कनाल था उसने इतना पाथ कम कर दिया। तो जब इतना पाथ कम किया तो उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम किया, उतना टाइम भी कम किया। तो इसने क्या किया, ये एक काफी बेनिफिशियल कनाल था। ओके, सो इसने किसे लिंक किया, आपके ब्रिटेन को इंडिया से डायरेक्ट लिंक किया। ठीक है, so strategically and economically it is one of the most important waterways in the world। अभी हम लोग देख के आए कि कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन था और कहाँ से कहाँ गए। तो वो इकोनॉमिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी अभी तक का भी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है हमारे वर्ल्ड का। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेस्ट है या वही सबसे बेस्ट है या उससे अच्छा कोई सा नहीं बना, वन ऑफ द बेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो बेस्ट में आते हैं उसमें से एक ये था। अब उसी के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। उसमें एक वर्ड आया था इस्थमस ऑफ स्वीज। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? सो इस्थमस ऑफ स्वीज इज अ 125 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन मेडिटेरियन Sea and the Red Sea and is the boundary between the continents of Africa and Asia। अब इसको बढ़ाने से पहले हम पहले इन दोनों टर्म्स को भी देख लें कि ये दोनों क्या है। सो मेडिटेरियन सी इज अ सी कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन, और जो रेड सी है वो क्या है, वो एक सी वाटर इनलेट है ऑफ द इंडियन ओशन। ये इनलेट का मतलब क्या होता है, ये सी वाटर इनलेट क्या हो गया कि आपका जो कहीं से एक पाथ, ओके, घुसना, अंदर जाना। तो जो सी वाटर है, सी वाटर को हम लोगों ने कहाँ लेके आए, इंडियन ओशन में। तो वो ओशन का भी पानी कैसा हो गया, वो हमारा मतलब कि जो सी वाटर है उसे हमने मूव करवाया अपने ओशन में। ठीक है, सो जो आपका इस्थमस ऑफ स्वीज है वो क्या था, वो एक वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड था, किसके बीच में, बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। और ये दोनों क्या थे स्टूडेंट्स, जो मेडिटेरियन सी थी वो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती थी, और जो रेड सी है वो इंडियन ओशन को कनेक्ट करती थी। ठीक है, तो जो डिफरेंट ये जो ओशंस को कनेक्ट करने वाले बीच में जो ये हमारे डिफरेंट दो सीज थे, और ये इस्थमस ऑफ स्वीज था। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। बस ये नाम याद रख लेना, स्वीज कनाल, उसके जो वो एक डेफिनेशन थी ये वाली पर्टिकुलर, कि ये वाली, ओके, कि स्वीज कैनाल था क्या, इस पर्टिकुलर चीज को याद रख लेना। बाकी को बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। या हम बोल सकते हैं कि जब हमने एक टॉपिक पढ़ा तो उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। ओके, एंड आई होप कि ये जो पर्टिकुलर मैप है इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो पूरा पाथ है वो कम कर दिया था। ओके, सो ये यहाँ पर 11,600 किलोमीटर्स पहुंच गए हम, किससे, 19,800 किलोमीटर से। तो इसकी वजह से भी जो ट्रेडिंग था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में वो काफ़ी इजी हो गई थी। ओके, बिकॉज यहाँ पर देखो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गया था, इतना घूम के जाना और इतना सीधा जाना। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रेडिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब जो इंडिया की वेल्थ है वो क्या हो गई, कम होती जा रही थी। किस टाइम पर, ब्रिटिश रूल के टाइम पर। कैसे कम हो रही थी, तो देखो अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो कंट्री है उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। राइट, क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज अब जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की जो लोग हैं वो हम लोगों को पे कर रहे हैं, तो जो कंट्री है उसकी वेल्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइट, तो अब क्या हो रहा है, जब ब्रिटिश रूल था तब क्या हो रहा था कि जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही थी, वो कम होती जा रही थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ चल रहा था, मतलब कि जो इंडियन वेल्थ है वो कम हो रही थी।
एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था। ओके, बिल्कुल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके बदले में या उसके रिटर्न में जो है वो मनी दे रहे हैं, लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं उनको तो हमें परचेज करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ तो बहुत ही ऑब्वियस है स्टूडेंट्स की, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू कम ही होगी फिनिश्ड गुड्स से, राइट, कमी होगी। फिनिश गुड्स जो होते हैं उनमें रॉ मटेरियल्स की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। ये चीज आप लोगों को भी पता है, ये चीज अभी तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही चुके हो। और ये बहुत ही बेसिक लॉजिक वाली बात है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, राइट। जैसे कि एक पेन है स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी इस पेन की वैल्यू में इंक्लूडेड है। अगर मैं ये पेन खरीद रही हूँ 50 रुपीज का, तो इस 50 रुपीज में मैं वो भी पे कर रही हूँ जो कि इसे बनाने में लगे थे अमाउंट, ठीक है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर है वो खुद की पॉकेट से कुछ पे नहीं कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स से ही लेते हैं जो भी उनका अमाउंट होता है वो, राइट। तो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, फिनिश्ड गुड से। और ब्रिटिशर्स ने विथ देयर पॉलिसीज जो इंडिया है उसे क्या बना दिया था, उसे बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सॉरी इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, राइट। तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल, हमें कम अमाउंट मिल रहा है, और जब फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं तो हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से वेल्थ तो कम होनी ही है, ओके। और ये जो पर्टिकुलर चीज हुई थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉल आ रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, लोगों के पास में वैसे ही पैसे नहीं है कि वो कोई भी उनका जो पूरी जो फंक्शनिंग है वो कंप्लीट कर सके, राइट। तो इसकी वजह से जो हमारा नेशन था उसकी वेल्थ में डिक्रीज होने लगा, ओके। So under the British rule, India became an exporter of primary products, that is raw materials, and an importer of finished goods. There was a huge export surplus due to excess export. However, export surplus was used. देखो, अब एक्सपोर्ट तो हो रहा है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए पेमेंट हो रहा है, वो हमें पता है। अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारे पास में एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा है, मतलब कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तो उसकी वजह से मनी आया, तो वो जो है हमारा सरप्लस बना, ठीक है। लेकिन ये जो सरप्लस था वो कहाँ यूज हो गया वो देखो, to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, जो एक्सपेंसेस है वो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। To make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। जो ब्रिटेन में जो भी काम चल रहे थे उसको अल्टीमेटली उसका जो अमाउंट था वो कहाँ से लेके जा रहे थे, इंडिया से, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखा कि जमींदारी सिस्टम था, लगान जो थे वो लिए जाते थे। अब वो लगान लेके कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे भाई, वो एक काइंड ऑफ टैक्स ही था जो गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिशर्स हैं वो यूज करेंगे उनके प्रॉफिट के लिए या उनके नेशन के लिए। तो मतलब कि इंडियन से चार्ज किया जा रहा है हाई हाई टैक्सेस, और वो यूज कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, उनके पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए, ओके। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर fought by British government to import invisible items। अब देखो क्या हुआ है, अब जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी मीट करो, किसके, एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर आपको जो तीनों रीजंस मिले उसमें कहीं से भी ये नहीं आएगा कि कुछ भी इंडिया के लिए हुआ हो। किसके लिए हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप है उनके पेमेंट के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वॉर है वो फॉट किए तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस है वो हम दे रहे हैं। तो मतलब कि हम ब्रिटेन के लिए जो है पूरा पेमेंट कर रहे हैं, हम जो अर्न कर रहे हैं वो खुद तो कहीं से कहीं तक उसे यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर वे में जो हमारे नेशन की वेल्थ थी वो क्या हो गई, वो कम होती गई, और वो ऐसे सब्सिक्वेंट डिक्लाइन उसमें हम देखते गए, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर हमारा पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड है ये भी समझ में आ गया होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, फॉरेन ट्रेड तो होता था, इंडिया
जो है वो फॉरेन ट्रेड में तो एक्टिव थी, लेकिन वो जो ट्रेड था वो सोलली या फिर हम बोले कि जो मैक्सिमम परसेंटेज था वो किसके साथ में किया जाता था, वो किया जाता था ब्रिटेन के साथ में। दूसरे नेशंस के साथ में ये ट्रेड करने की लिबर्टी नहीं थी इंडिया के पास में। अगर लिबर्टी थी भी तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव और कंट्रोल्ड मैनर में थी कि जो इंडिया था वो अपने मन से किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता था। इसलिए जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड थी उसकी में हमने यूजुअली यही देखा कि वो एक्सपोर्टर बन गया किस चीज का, रॉ मटेरियल्स, और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। और उसी की वजह से जो दूसरे हमारे डिसएडवांटेजेस आए वो उसी के साथ में आते गए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को फॉरेन ट्रेड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारी कंट्री का। अब हम अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में कि जब ब्रिटिश रूल था तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी इंडिया की। आई होप कि अभी तक का आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया एंड इनफैक्ट आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना। देखो, पूरा आपको जो है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए, हिस्ट्री में चले गए। इकोनॉमिक्स की हम पूरी हिस्ट्री पढ़ के आएंगे कि कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स वर्क किए कैसे नहीं किए, वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ रहा है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ डेमोग्राफिक कंडीशन। थैंक यू।